डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन, जिसे DTAC कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग टू एटम्स को क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है, एटम्स को बना पाना पॉसिबल नहीं है, एटम्स को डिस्ट्रॉय कर पाना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में प्यारे बच्चों रिएक्टेंट्स, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ करते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन में होता है। ठीक है भाई, रिएक्टेंट्स में आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, कोई भी एनी एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट ले लो जिसका भी आपको मन करता हो, और प्रोडक्ट में भी आप सेम एलिमेंट ले लो, उसी एलिमेंट को ले लो। यानी कि जिस एलिमेंट को आपने रिएक्टेंट में लिया है सेम वही एलिमेंट आप प्रोडक्ट्स में ले लो। तो डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन क्या कहती है कि एलिमेंट के एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं सेम एलिमेंट के उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। यानी कि एटम्स ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब है एटम्स ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट्स में हैं वो इक्वल टू हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट किस में भाई? प्रोडक्ट्स में। ये सिंपल सी थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। बच्चों हमें एक एग्जाम्पल लेना चाहिए, बिना एग्जाम्पल के कुछ भी होने वाला नहीं है, और इस एग्जाम्पल से हमें कुछ रिजल्ट्स निकालने चाहिए। मैं फिर दोबारा से बता देता हूं आपको, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन बड़ी सिंपल सी लगती है। एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं, एटम्स को डिस्ट्रॉय कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। आप रिएक्टेंट्स में कोई भी एलिमेंट ले लो, जिसका भी मन करता हो उस एलिमेंट को ले लो, प्रोडक्ट्स में भी उसी एलिमेंट को लो जिस एलिमेंट को आपने रिएक्टेंट में लिया है। मेरे बच्चों एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड और इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू आ जाएगा एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स और इन राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, क्या एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। KClO3 को हीट कर रहे हैं और KCl प्लस O2 बन रहा है। अब बच्चों मान लो कि आपका मन करता है DTAC अप्लाई करना चाहते हैं आप किसके लिए? फॉर O। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि एनी एलिमेंट, चाहे पोटेशियम को ले लो, चाहे क्लोरीन को ले लो, चाहे ऑक्सीजन को ले लो, लेकिन कोई एक एलिमेंट ले लो तो आपको एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेना है जो कि रिएक्टेंट में हो, सेम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट्स में। तो मेरे बच्चों आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O मीन्स ऑक्सीजन इन KClO3 का नाम बच्चों पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O इन KClO3 ही तो रिएक्टेंट है जो कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आएगा बच्चों टू क्या आएगा? जितने एलिमेंट O के रिएक्टेंट में हैं
उतने ही एलिमेंट O के प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O किस में? इन O2। अरे भाई O2 ही तो प्रोडक्ट है, परेशान क्यों हो रहे हो? O2 ही तो प्रोडक्ट है जो कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। किसी भी हालत में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि KClO ही तो रिएक्टेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो बच्चों, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन DTAC ये कहती है कि जितने ऑक्सीजन के एटम्स आप लेफ्ट साइड में ले रहे हो, उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स राइट साइड में होने चाहिए, तभी तो एटम्स कंजर्व हैं। तो DTAC मीन्स एटम्स कंजर्वेशन, और इसके अकॉर्डिंग टू KClO3 में जितने ऑक्सीजन के एटम्स लेफ्ट में हैं, उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स राइट में होने चाहिए। अब बच्चों आगे चलो, और आगे की कहानी शायद आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनती जा रही है। सोचो, थोड़ा सा सोचो, कंसीडर करो कि ये एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। जो समझाने की कोशिश करूँगा उसे समझने में आप लोग अपना पूरा दिमाग लगा देना। ये कंसीडर करो, आप ऐसा कंसीडर करो कि ये जो है बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है। सिंगल मॉलिक्यूल है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक पार्टिकल है। किसका एक पार्टिकल है? KClO3 का एक पार्टिकल है। KClO3 का सिंगल पार्टिकल है। इसमें K है, इसमें Cl है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें O है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर है। मैं फिर दोबारा से, ये सिंगल पार्टिकल है KClO3 का, इस बात को ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन का एक पार्टिकल है। ये ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन O2 है। ध्यान में रखा जाए कि यहाँ पर एक एटम ये है, एक एटम ये है। इस चीज को मेरे स्टाइल में समझा जाए, क्योंकि आपको DTAC एक बहुत अच्छा टूल मिलने वाला है। आप IIT के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व कराऊंगा। आपको IIT की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसमें मेन भी होगा, उसमें एडवांस भी होगा, साथ में नीट के लिए तो ये रामबाण है, बिल्कुल नीट UG के लिए बिल्कुल रामबाण है। तो मेरे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्टाइल लगाना पड़ेगा आपको। ये KClO3 में K है, Cl है, O है, O है, O है। ये O2 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक एटम O का है, एक एटम O का है। ठीक है जी। अब जरा देखो, ये 3 एटम्स O के हैं, ये 2 एटम्स O के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से अगर मैं कह दूं, एक जनरल स्टेटमेंट बना दूं फॉर दिस, इसके लिए मैं एक जनरल स्टेटमेंट बना दूं। ध्यान दीजिए, जो लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट बना दूं, क्या जनरल स्टेटमेंट बना देता हूं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O in KClO3 is equal to 3 into number of particles of KClO3। बहुत सब बच्चों को इसमें दिक्कत आ गई होगी, इसमें ऑब्जेक्शन आ गया होगा। अरे कुछ इस तरीके से सोचो भाई कि ये एक क्लास है, क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम। इसमें 1 2 3 इसमें 3 ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। अब आप समझो कि मान लो गवर्नमेंट
बिल्कुल सेम पैटर्न पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में ऐसे ही क्लासरूम बना देती है कि एक क्लासरूम में गारंटेड 3 लड़कियां होनी ही चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बनाओगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ क्लासरूम्स। एक क्लासरूम में 3 लड़कियां हैं, 1 2 3। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पर ऑल ओवर द इंडिया गवर्नमेंट बना दे, एक पैटर्न बना दे कि एक क्लास में 3 लड़कियां होनी ही चाहिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ क्लासरूम्स आएगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहां पर चलते हैं। अगर मैं यहां से एक जनरल स्टेटमेंट डेवलप कर देता हूं, मैं यहां से एक जनरल स्टेटमेंट डेवलप कर देता हूं। क्या डेवलप करता हूं जनरल स्टेटमेंट? कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O इन O2, और ये इज इक्वल टू हो जाए 2 इंटू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक रूल बना देती है कि ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द पाकिस्तान, एक क्लासरूम में, इस एक क्लासरूम में 2 लड़कियां होनी चाहिए। पक्का एक रूल बन जाता है। तो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ द क्लासरूम्स। बिल्कुल सीधी बात है, आप सबके दिमाग में कुछ हद तक आ चुका होगा। अब बच्चों थोड़ा सा और आप आगे चलो और फिर आपको अभी मजा आने लग जाएगा, ये समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा। क्या आगे चलना पड़ेगा बच्चों? ध्यान दो जरा। क्या लिखा था आपने? नंबर ऑफ एटम्स इन O, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O इन KClO3। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O इन KClO3 किसके इक्वल हो गया भाई? 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KClO3। इसका मतलब है बच्चों कि जो ये इक्वेशन आपने डेवलप करी थी, इस इक्वेशन में जो आपने डेवलप करी थी, इस इक्वेशन में यहां पर 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KClO3 आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KClO3 ये आ गया। और अब प्यारे बच्चों आप देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O इन O2। अरे भाई इसकी जगह पर 2 इंटू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आना चाहिए। तो बच्चों 2 इंटू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स या फिर O2 पार्टिकल्स लिख दो, कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब बच्चों देखो, इस पार्टिकल्स को देखो, जरा दिमाग लगाओ। इस पार्टिकल्स को देखो, जरा दिमाग लगाओ, खूब अपने अकल को दौड़ा लो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो? आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। यहां पर नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कर दो बच्चों, और यहां पर इसे Na से डिवाइड कर दो, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई Na, ये किसके इक्वल हो जाएगा? पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। दोस्तों इसी को तो मोल्स कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
KClO3। अब आप देखो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, ये बच्चों आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। जिसका इंतजार था आपको वो आपके सामने मिल चुका है। किस चीज का इंतजार था बच्चों और क्या आपको मिला, क्या रिजल्ट आपको मिला, किस चीज का आपको इंतजार था और क्या रिजल्ट आपके सामने आ गया। जरा इसको देखो बच्चों, ये KClO3, ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस पर ध्यान दो। और ये KCl प्लस O2 मेरे प्यारे दोस्तों ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। मैंने इसको बैलेंस नहीं करना है। मैंने क्या किया, विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन, नहीं बैलेंस करना चाहता। मैं तो स्पीड अपनी बढ़ाना चाहता हूं नीट के एग्जाम के लिए, IIT के एग्जाम के लिए। मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, मैं अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैं बैलेंसिंग में टाइम जाया नहीं करना चाहता। भाई साहब क्या किया मैंने, इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, क्या किया मैंने, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया, यहां पर। और जैसे ही मैंने इस 3 की मल्टीप्लाई KClO3 के मोल में किया और इस 2 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने मोल्स ऑफ O2 में किया, मोल्स में रिलेशन निकल गया, मोल्स कोरिलेट हो गए। क्या ट्रिमेंडस रिजल्ट है, कुछ भी नहीं। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन जो ये कहती है कि एटम्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम्स को आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएशन ऑफ द एटम्स इज नॉट पॉसिबल, destroy of the atoms is also not possible. It means the number of atoms of element in the left side of the chemical equation that must be equal to number of atoms of same element in the right side of the chemical equation. अरे यार, इसको मैंने अपने हिसाब से मैथमेटिकल ट्रीट किया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट क्या निकाला कि 3 की मल्टीप्लाई यहां पर, 2 की मल्टीप्लाई यहां पर। इसका मतलब है मैं अब आपको एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ DTAC देने जा रहा हूं। जनरल स्टेटमेंट ऑफ DTAC, जनरल DTAC, जनरल स्टेटमेंट ऑफ DTAC, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन का जनरल स्टेटमेंट क्या है। जनरल स्टेटमेंट, इन अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन एन अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए, इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। आप लोग IIT के लिए पढ़ने आए हो भाई, आपको कुछ अलग तरीके से जानना ही है, क्योंकि आप अलग तरह से पूरे वर्ल्ड के एलिट्स में जाना चाहते हैं, तो वर्ल्ड के एलिट्स की तरह काम करना पड़ेगा। इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ atoms of element, number of atoms of element, number of atoms of oxygen, number of atoms of oxygen, number of atoms of element is used as coefficient. Number of atoms of oxygen is used as coefficient. Number of atoms of oxygen is used as coefficient of number of moles of that substance in which atoms are present.
एटम्स आर प्रेजेंट, कुछ भी तो बच्चों करना ही नहीं है। ये बिल्कुल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आ गया। आप इस वर्ल्ड के, इस ग्लोब के किसी भी पॉइंट पर आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो, DTAC का इस्तेमाल होना ही चाहिए। अब बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल्स पर ले चलता हूं और कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। कुछ क्वेश्चंस तो आपको करने का हक इसी टाइम बनता है, इसी सेकंड बनता है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर लेकर के चलता हूं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल, ये DTAC का स्टेटमेंट लिखा रहने दूंगा और अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर चलता हूं। आपको मैंने असाइनमेंट इसका पहले ही भेज दिया है, बहुत पहले। तो बच्चों हम कुछ बिल्कुल सीधी बुक्स के स्टेटमेंट पर, बुक्स पर चलते हैं। कहीं से कहीं तक कोई भी इधर उधर की बात नहीं, कहीं से कहीं तक इधर उधर की चोरी नहीं, सीधा क्वेश्चन और क्वेश्चन, बुक एंड बुक, नथिंग, इसके सिवाय कुछ भी नहीं तो नहीं। आप देखो बच्चों, ये बुक का नाम तो शायद लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि दिक्कत हो सकती है छोटी मोटी, तो बुक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को रीड करके आपको दिखाऊंगा। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 twice. Calculate weight of the product. मैं क्वेश्चन याद है यार मुझे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 20 बुक तो इसलिए उठाई जिससे आपको दिमाग में आना चाहिए। असाइनमेंट में भी सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents. इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा सा दिमाग में भरो। ये क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर सीधा DTAC को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ DTAC ऑन न्यूमेरिकल पर सीधा अप्लाई करेंगे DTAC को। बच्चों क्या है, यहाँ पर K2CO3 है, न्यूमेरिकल में है, और ये K2CO3 है। कितने ग्राम K2CO3 है बच्चों? ये K2CO3 27.6 ग्राम, 3 ग्राम ले लेते हैं, इतने ग्राम K2CO3 है। अब इसको क्या किया गया, मैं फिर कहता हूं 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिए, by a series of reagents। इसको मैंने सीरीज ऑफ रिएजेंट्स से ट्रीट किया। एक रिएजेंट कोई भी मैंने यहां पर डाल दिया, कोई भी से H2SO4, से HCl, से HNO3, कुछ भी कोई भी रिएजेंट डाल दिया, फिर दोबारा से रिएजेंट डाल दिया, फिर अगला रिएजेंट डाल दिया, फिर अगला रिएजेंट डाल दिया, ऐसे 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 मैंने बहुत सारे रिएजेंट्स डाले, बहुत सारे रिएजेंट्स डाले। तो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert। रिएजेंट्स बहुत सारे डाले, ये सीरीज ऑफ रिएजेंट्स हैं, सीरीज ऑफ रिएजेंट्स हैं, और अब
इस सीरीज ऑफ रिएजेंट्स डालने से हुआ क्या, क्या आखिर ऐसा हुआ, क्यों? सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, इट्स का मतलब है K2CO3 के, इट्स मीन्स ऑफ K2CO3 ऑफ इट्स कार्बन टू so as to convert all of its carbon to K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस। मेरे बच्चों, ये प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही था, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। इसने यहां पर अब मैं K2 Zn3 FeCN6 और होल ट्वाइस लिख रहा हूं। थोड़ा सा इसे मैं पास में लिख देता हूं, हो सकता है देखने में कोई दिक्कत हो जाए। K2 Zn3 FeCN6 और होल ट्वाइस, ऐसा कुछ बन गया बच्चों। क्वेश्चन की गहराई को समझने की कोशिश की जाए। K2CO3 को सीरीज ऑफ रिएजेंट से ट्रीट किया गया। जब हमें कितने रिएजेंट्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जब रिएजेंट का पता नहीं है कितने रिएजेंट्स हैं, तो बैलेंसिंग कैसे करोगे? बैलेंसिंग इम्पॉसिबल है, बैलेंसिंग पॉसिबल है ही नहीं। इस क्वेश्चन में जब रिएजेंट्स का पता ही नहीं है तो बैलेंसिंग भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है बैलेंसिंग। अब क्लू क्या दे रहा है, सुराग क्या दे रहा है? वो सुराग या क्लू जो दे रहा है वो यहां पर लिखा है, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, इस रिएक्टेंट के सारे कार्बन टू K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, यानी कि कार्बन यहां से लेकर के यहां तक कंजर्व्ड है। कोई और चीज, यानी कि जिंक की सप्लाई इन रिएजेंट्स से हो रही है, नाइट्रोजन की सप्लाई इन रिएजेंट्स से हो रही है, आयरन की सप्लाई इन रिएजेंट्स से हो रही है। हो सकता है कि पोटेशियम भी इन रिएजेंट से सप्लाई हुआ हो, लेकिन इस बात की क्वेश्चन इस बात की गारंटी दे रहा है कि कार्बन की जितना कार्बन K2CO3 में था उतना ही कार्बन K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस में है। इसका मतलब रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट तक केवल एक एटम कंजर्व्ड है जिसका नाम कार्बन है। मेरे बच्चों, दुनिया में ध्यान रखना, जिस टाइम, जिस सेकंड, जिस नैनो सेकंड, जिस पिको सेकंड में कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर ही उसी टाइम सॉल्यूशन पैदा हो जाता है। ध्यान रखना मेरी बात का। अगर सीरीज ऑफ रिएजेंट्स हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन, यानी सीरीज ऑफ रिएजेंट्स का मतलब बैलेंसिंग इम्पॉसिबल है, तो इस बात की जानकारी भी इसी के अंदर छुपा रखी है कि K2CO3 से कार्बन प्रोडक्ट तक कंजर्व्ड है, और अगर K2CO3 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कार्बन कंजर्व्ड है तो फिर आप कार्बन के लिए DTAC लगाएंगे, कार्बन के लिए DTAC लगाएंगे। अब जरा समझो कहानी को, अब जरा समझो। आप कह सकते हैं फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इन द प्रॉब्लम कार्बन इज कंजर्व, कार्बन कंजर्व है कहां से कहां तक? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक। ओनली
one element, that is carbon, is conserved from reactant to product। इसका मतलब है केवल एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए एलओ क्या डीटीएसी अप्लाई हो सकता है। तो अप्लाई डीटीएसी मींस डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन फॉर किसके लिए भाई, सी के लिए। तो डीटीएसी कहता क्या है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इसीलिए थी क्योंकि रिएजेंट्स का पता नहीं था। इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहां से लेकर इसे एक केमिकल इक्वेशन मान लो।